हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आप यूपीएससी 2025 देने वाले हैं और आपने मन बना लिया है कि मुझे एग्ज़ाम देना है, तो ये बिल्कुल आपके लिए सही समय है प्रिपरेशन स्टार्ट करने का। जुलाई का मंथ अभी चल रहा है। इस वक्त आप मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं, जो कि इस एग्ज़ाम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। और फिर जब आप जुलाई से लेकर दिसंबर तक एक अच्छी खासी मेंस की प्रिपरेशन कर चुके होंगे, आप मेंस के लिए जब पूरी तरह से रेडी होंगे, तो आपके पास दिसंबर के बाद जनवरी से लेकर मई तक प्रीलिम्स स्पेसिफिक तैयारी करने के लिए बहुत सारा टाइम आपको मिल जाएगा। तो आपको अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो अगर आप यूपीएससी 2025 के लिए तैयार कर रहे हैं, तो आपके लिए कुछ टिप्स मैं देना चाहूँगा कि प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट, सबसे पहली बात, अपना एक भी मिनट वेस्ट करना बंद कर दीजिए ये सोचने में कि अभी से प्रिपरेशन करना सही होगा नहीं होगा, क्या नहीं होगा। मेंस और प्रीलिम्स, इस एग्ज़ाम के ये दो फेज़ ऐसे हैं जहां आपको अलग अलग एफ़र्ट्स लगाने पड़ेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन होती है, पर आपको इनके लिए अलग अलग माइंडसेट से पढ़ना होता है। तो आप अगर अभी से पढ़ेंगे तो आप मेंस के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे, क्योंकि मेंस में कई सारे पार्ट्स होते हैं, जीएस, ऑप्शनल, लैंग्वेज और इसके अलावा इसमें होता है एथिक्स और एसे। इन सभी के लिए आपको प्रिपेयर करना होता है। तो इन सारे पार्ट्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए आपको अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है, जो कि अभी आपके पास रहेगा जुलाई से लेकर दिसंबर तक। तो अगर आप कहीं पर भी आपका दिमाग सोच रहा है कि यार मैं तो इतना प्रीलिम्स के लिए पढ़ चुका हूँ, अगर आप पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं इतना प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहा हूँ, अब मैं आगे बस दिसंबर के बाद जब एग्ज़ाम दोबारा आएगा तो प्रिपेयर करना शुरू करूँगा, तो ये आपकी बिल्कुल गलत सोच है और आपको तुरंत अभी के अभी प्रिपेयर करना शुरू कर देना चाहिए। और अगर आप क्लूलेस हैं कि मैं क्या प्रिपेयर करूँ, कहाँ से शुरू करूँ, क्या नहीं करूँ, तो आप मैं जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ आप उसे फॉलो करिए। आपका टाइम भी बचेगा और टाइम सही जगह यूटिलाइज़ भी होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहली बात कि ये वीडियो देखने वाले दो तरह के स्टूडेंट्स हो सकते हैं। सबसे पहले वाले जो कि बिल्कुल बिगिनर है, बिल्कुल न्यू है इस प्रिपरेशन में, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो उनके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस है मेरे पास। और दूसरे वो जो पहले पढ़ चुके हैं, उनके लिए कुछ अलग इंस्ट्रक्शंस हैं। पर जब ये पढ़कर तैयार हो जाएंगे तो ये दोनों एक ही लेवल पे आ जाएंगे। तो जो सेकंड वाले इंस्ट्रक्शन हैं वो उन बच्चों के लिए भी हैं जो न्यू हैं। वो जब आप एक अच्छी खासी प्रिपरेशन कर लेंगे, सारे सिलेबस को कॉम्प्रिहेंसिवली तैयार कर लेंगे। तो अब ध्यान से सुनिए मेरी बात को। सबसे पहले अगर आप एक बिगिनर हैं तो सबसे पहले आपको ये करना है कि अपना कंप्लीट पूरा सिलेबस करना है रिलेवेंट सोर्स से। GS1, GS2, GS3 पूरा मेंस के तरह आपको अपना मेंस के अकॉर्डिंग अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, और साथ में आपको प्रीलिम्स की भी तैयारी उसी के अंदर करना है। पूरा कॉम्प्रिहेंसिव आपको सिलेबस रखना है, कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना है दोनों चीज़ों की एक साथ। पूरे नोट्स बनाने और सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद आपको सारे सब्जेक्ट वाइज अंडरस्टैंडिंग और टॉपिक वाइज अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सारी चीज़ों की। अभी आपने अगर प्रीलिम्स 2024 दिया है तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि गेस वर्क और तुक्का लगाना ये सब ठीक है, चलता है, आगे भी चलता रहेगा, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं काम आएगा। पर आपको ये बात देखनी होगी कि प्रीलिम्स में भी अब यूपीएससी बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछने लगा है, और अगर एक बार पूछ चुका है यूपीएससी तो अब वो पैटर्न कभी बदलेगा नहीं, वो आगे चलता रहेगा, ये कंटिन्यू होगा। ऐसा नहीं कि एक साल अगर फैक्चुअल क्वेश्चन आ गए तो अगले साल नहीं आएंगे, वो अगले साल फिर पूछेगा, और फिर भी अगर ना भी पूछे तो आपको सब्जेक्ट की बहुत ही स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज होना चाहिए। और आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि पॉलिटी में पार्ट्स हो गए कॉन्स्टिट्यूशन के, कुछ
कुछ फंडामेंटल राइट्स हो गए या फिर इकोनॉमी के कंसेप्ट बिल्कुल एग्जैक्ट याद होने चाहिए। रटना और समझना, रोट मेमोराइजेशन प्लस अंडरस्टैंडिंग, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं सिर्फ रट लूँगा या फिर मैं सिर्फ समझ लूँगा तो मेरा काम हो जाएगा। आपको दोनों ही करना पड़ेगा, आपको याद भी रखना पड़ेगा और आपको चीज़ों को गहराई से समझना भी पड़ेगा, उसे अपने अंदर उतारना पड़ेगा, आप आत्मसात करना पड़ेगा, तभी जाके आप इसमें कुछ कर पाएंगे। आपको प्रॉपर नोट्स बनाने होंगे। नोट्स आर द गॉड, नोट्स आर द बाइबल फॉर यू इन दिस प्रिपरेशन। ये नोट्स ही हैं जो आपके एंड तक काम आएंगे, प्रीलिम्स हो या मेंस हो। आपको बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत ही क्रिस्प नोट्स बनाने हैं, इस तरह के नोट्स जो आपको बस यूँ समझ लीजिए आपको पॉलिटी आपका एक दिन में, या फिर एक दिन भी मैंने ज़्यादा कह दिया, जो टॉपर्स होते हैं वो पॉलिटी को रिवाइज़ कर लेते हैं 6 घंटों के अंदर, पूरा पॉलिटी रिवाइज़ कर लेते हैं। आपके इस तरह के नोट्स तैयार होना चाहिए। पूरा ज्योग्राफी एक दिन में या फिर 2 से 3 घंटों में ही पूरा ज्योग्राफी रिवाइज़ हो जाता है, कोई इतना टाइम नहीं लगता है। अगर आप GS1 एग्ज़ाम्पल के लिए, अगर आप मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हो, आपका आज GS1 और GS2 दोनों का पेपर है, तो अगर आपके पास ऐसे नोट्स नहीं है जिसमें आप GS1 के पहले, GS1 एग्ज़ाम अगर आपका 9 से 12 के बीच में है, तो आप 8 से लेकर 9 के बीच में या फिर 7 से 8 के बीच में जब भी आपको ठीक लगे, आप पूरा GS1 1 घंटे में अगर नहीं रिवाइज़ कर सकते तो आप आउट ऑफ एग्ज़ाम हो, आपका एग्ज़ाम देने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं बनता है। तो आपके पास ऐसे नोट्स होना चाहिए कि 1 घंटे में या फिर उससे भी कम समय में, पहले मैंने कहा था कि 1 दिन में होना चाहिए, पर ऐसे नोट्स बनाना पड़ेंगे जो आप 1 घंटे के अंदर रिवाइज़ कर सको। पूरा ज्योग्राफी, पूरा हिस्ट्री, पूरा पॉलिटी, पूरा इकोनॉमी और इसके अलावा सोसाइटी, जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सब आपको रिवाइज़ करने होंगे। सिलेबस बहुत ध्यान से देखिए, रिलेवेंट सोर्स से उसने कंप्लीट करिए और एक प्रॉपर नोट्स बनाइए जो आपके रिवीजन में काम आए। लेंदी नोट्स बनाइए, अगर समझने के लिए आपको बनाना है लेंदी नोट्स भी बनाइए, पर उनको आगे चल के आपको क्रिस्प करना ही होगा। ऑनलाइन भी अवेलेबल है बहुत सारे नोट्स, बहुत सारी साइट्स पे, अगर आप वहाँ से लेना चाहें तो वहाँ से भी आपको मिल जाएंगे। इसके आगे आपको ये करना है, कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना है आपको प्रीलिम्स और मेंस के लिए। ऐसा नहीं कि अभी मैं मेंस की तैयारी कर लेता हूँ, बाद में प्रीलिम्स के लिए अलग से पढ़ लूँगा, या फिर अभी प्रीलिम्स की तैयारी कर लेता हूँ, प्रीलिम्स लिख लेगा उसके बाद में मेंस की तैयारी स्टार्ट करूँगा, बिल्कुल नहीं। मेंस की तैयारी अभी से स्टार्ट करो, और किस तरह प्रिपेयर करना है वो भी मैं बताऊँगा आगे। और प्रीलिम्स की तैयारी इसी के साथ करो, दोनों एक साथ ही होगा, अलग अलग नहीं होगा। और जब प्रीलिम्स स्पेसिफिक पढ़ना होगा वो टाइम आएगा जनवरी के बाद, तब भी आपको प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा। अभी आपको पूरा, अगर आपने बिल्कुल आप नए हो, बिगिनर हो इस फील्ड में, तो आपको सारे नोट्स और सारी प्रिपरेशन बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव करना है, अलग अलग सेपरेटली नहीं करना है, कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना है। अब ये तो हो गया नोट्स बनाना, प्रिपरेशन करना और रिलेवेंट सोर्स से पढ़ना और सिलेबस पढ़ना, ये तो पढ़ने की बातें हो गई। इसके अलावा क्या करना होता है, एक कॉम्पिटिटर एग्ज़ाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए और एक कॉम्पिटिटर के लिए आपको करंट अफेयर से, आपको अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है कहीं से भी जीएस पढ़ना, तो आप 1-2 जीएस के सब्जेक्ट पहले कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट करिए। और अगर आप कुछ पढ़ चुके हैं तो आप उससे रिलेटेड कुछ करंट अफेयर स्टार्ट कर सकते हैं पढ़ना, पर आप करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और आप जीएस सब्जेक्ट पढ़ते हो, जैसे मान लीजिए आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो आप ज्योग्राफी के PYQ सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। रोज़ 20 PYQ प्रीलिम्स के। अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप उन्हें कम से कम पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि ये पढ़ना भी आपके लिए एक कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट का काम करेगा इस एग्ज़ाम के अंदर। तो PYQ पढ़िए, सॉल्व करिए और उनसे कनेक्टेड रहिए आप, ताकि आपकी प्रिपरेशन एक लाइन में चलती रहे कि हाँ मुझे इस तरह से प्रिपेयर करना है, ये कहीं पे भी डाइवर्जन ना हो इसके अंदर। अब आगे पढ़ते हैं इसमें। अगर आपका कोई लैंग्वेज बैरियर है तो ये बिल्कुल सही समय है, जुलाई
अगस्त, सितंबर। अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके लिए 2 लैंग्वेज आना बहुत इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश तो सभी के लिए कंपलसरी है, इंग्लिश तो सभी को आना ही चाहिए, चाहे वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो। कोई अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को ये गलतफहमी है कि वो बिना इंग्लिश जाने, मेरे कई सारे ऐसे टच में हैं लोग, तो अगर उनको ऐसी कोई गलतफहमी है कि वो बिना इंग्लिश को समझे जाने या फिर इंग्लिश में अगर उनका हाथ तंग है, उसके बिना भी वो एग्ज़ाम में आगे निकल सकते हैं, तो ये उनकी गलतफहमी है, क्योंकि ये उनके लिए आगे बहुत जगह पर बैरियर बनेगा। और इंग्लिश पता होने का एक फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि कई सारे नोट्स और कई सारे रिसोर्सेस जो हैं और कई सारे जो इम्पोर्टेंट गाइडेंस देते हैं लोग अलग अलग चैनल्स के माध्यम से, वो इंग्लिश में देते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप भी एक इंग्लिश के जो प्रिपरेशन, इंग्लिश का एक स्टूडेंट जो प्रिपेयर कर रहा है, उसके आप इक्वल हो जाओगे। आप किसी भी तरह से पिछड़ोगे नहीं उन लोगों से। तो एक भले हिंदी मीडियम का छात्र हो या फिर इंग्लिश मीडियम का छात्र हो, आपको भाषाएं दोनों आनी चाहिए। और अगर आप किसी और मीडियम से बिलोंग करते हैं तो भी आपको एक इंग्लिश मीडियम तो आना ही चाहिए। अब इसके आगे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो टाइम है, इस टाइम में अभी क्या है कि आपके पास कोई बर्डन नहीं है, यू डोंट हैव एनी बर्डन ऑन योर हेड। तो आपको एक इंग्लिश का जो बैरियर है वो तो अभी ख़त्म कर लेना चाहिए अगर किसी को है इस एग्ज़ाम के अंदर, और PYQ आपको सॉल्व करना चाहिए। ये जो वर्क है अगर आप अभी कर लेंगे तो आपके लिए आगे बहुत बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और आप कई लोगों से बहुत आगे फॉल करोगे इस एग्ज़ाम के अंदर। अब इसके आगे ये तो हो गया उन लोगों के लिए जो बिल्कुल बिगिनर है इस प्रिपरेशन में। अब इसके बाद मैं उन लोगों की बात करना चाहूँगा जब ये व्यक्ति कर लेता है, जब कोई व्यक्ति कोई स्टूडेंट, कोई जो कॉम्पिटिटर है एग्ज़ाम में जो बैठने वाला है, वो इतना काम कर लेता है। एक तो मेरी थोड़ी सी गंदी आदत है कि मैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले व्यक्ति को स्टूडेंट बोलना प्रेफर नहीं करता हूँ। आप यू आर नॉट अ स्टूडेंट, यू आर अ कॉम्पिटिटर। तो आपके लिए मेरे पास एक ही वर्ड है, कॉम्पिटिटर। तो अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटर जो यूपीएससी की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहा है, तो उसने अगर इतना काम कर लिया है तो फिर वो किन के बराबर हो जाता है? वो हो जाता है इन लोगों के बराबर जो 1 साल 2 साल प्रिपरेशन कर चुके हैं और उन्होंने अच्छी खासी प्रिपरेशन करने के बाद नोट्स तैयार कर लिए हैं, रिवीजन कर लिया है कई बार, है ना। अब कुछ कारणों से उनका या फिर सी सेट के कारण से या फिर प्रीलिम्स में जीएस के कारण से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रह रहा है, प्रॉब्लम आ रही है या फिर रुक रहा है उनका सिलेक्शन। तो उन लोगों के लिए मेरे पास क्या है, उनके लिए सजेशंस है। उन लोगों को अगर पहले तो डिसाइड करना है कि उनको ये एग्ज़ाम आगे देना है कि नहीं, और अगर डिसाइड कर लिया है तो अब ये वीडियो आगे कंटिन्यू करिए, वरना यहीं बंद कर दीजिए। सबसे पहली बात कि अगर आप 2025 का प्रीलिम्स और मेंस देने वाले हैं, तो प्रीलिम्स के लिए आपको क्या क्या करना है अभी से, और मेंस के लिए आपको क्या क्या करना है। सबसे पहली बात, टाइम वेस्ट तो बिल्कुल नहीं करना है। ये इस गलतफहमी में बिल्कुल नहीं रहना है कि मेरे पास बहुत सारा टाइम है। आपके पास बहुत सारा टाइम नहीं है, आप थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हो। मैं समझता हूँ कि आप काफ़ी वक्त से अगर प्रिपेयर कर रहे होंगे तो आपको रेस्ट की ज़रूरत है, घूमने चले जाओ, कुछ कर लो, पर जितना जल्दी हो सके वापस से प्रिपरेशन मोड में आ जाओ, क्योंकि जुलाई से लेकर दिसंबर तक ये टाइम है मेंस के लिए प्रिपेयर करने का। क्योंकि इस साल जो मेंस देंगे, आपका कंपटीशन सिर्फ उन लोगों से नहीं है जो अगले साल एग्ज़ाम देंगे, आपका कंपटीशन उन लोगों से भी है जो इस साल मेंस देंगे। क्योंकि इस साल अगर 12,000 बच्चे प्रीलिम्स में सेलेक्ट हुए हैं तो उनमें से मेंस क्लियर करके और पोस्ट मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 1,000 लोगों को। एग्ज़ाम्पल के लिए मुझे अभी याद नहीं है कितनी पोस्ट निकली है 2024 में, पर एक एग्ज़ाम्पल के लिए मान लीजिए अगर 1,000 बच्चों को पोस्ट मिलती है, 1,000 जो है कॉम्पिटिटर्स को पोस्ट मिलती है, तो उनमें से तो 12,000 में से 11,000 बच्चे, मिनिमम 11,000 या फिर 10,000 मान लीजिए, 1,000 मान लीजिए ड्रॉप आउट कर लेते, तो 10,000 बच्चे
दोबारा प्रीलिम्स भी देंगे, और इनमें से अगर सबकी किस्मत अच्छी रही तो 10,000 बच्चे दोबारा आपके साथ मेंस देंगे। तो कंपटीशन आपका उन लोगों से नहीं जो दोबारा नए एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपका उन लोगों से भी कंपटीशन है जो इस बार मेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको जो है अभी से मेंस की तैयारी करना होगी, तभी आप उनसे कंपटीशन कर पाओगे अगले प्रीलिम्स के अंदर, अगले मेंस के अंदर। तो आपको मेंस के लिए क्या करना है, आपको आंसर राइटिंग करना है। कहीं से भी टेस्ट सीरीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इस करने के लिए आपको ये करना है PYQ से रिवीजन करना है, और आपको अपने मटेरियल में वैल्यू ऐड करना है करंट अफेयर के थ्रू। आप मंथली मैगज़ीन पढ़ सकते हैं या फिर डेली करंट अफेयर भी पढ़ सकते हैं। मैं विज़न IAS का पढ़ता हूँ, आप जहाँ का पढ़ना चाहें वहाँ का पढ़ सकते हैं। मैं विज़न IAS का करंट अफेयर पढ़ता हूँ। तो आप मंथली मैगज़ीन पढ़ सकते हैं, आप डेली करंट अफेयर भी पढ़ सकते हैं। मैं ज़्यादातर मंथली मैगज़ीन प्रेफर करता हूँ, और आप जहाँ से कर सकते हैं, मैंने अपना सोर्स बता दिया है। और आप अभी रिवीजन करिए, वैल्यू ऐड करिए अपने मटेरियल के अंदर, और उन नोट्स को क्रिस्प बनाने में काम करिए, और PYQ ज़रूर सॉल्व करिए। मेंस की आंसर राइटिंग करनी है आपको PYQ के थ्रू, कहीं और से नहीं करनी है, PYQ के थ्रू करनी है। और प्रीलिम्स के लिए आपको अभी से क्या करना है, ज़्यादा नहीं, अगर कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट जो मैं बता रहा हूँ आपको, मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है प्रीलिम्स के लिए कि आपको 20 प्रीलिम्स के PYQ डेली सॉल्व करना है फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर, और करंट अफेयर मंथली मैगज़ीन आपको पढ़ना है। इतना अगर आप अभी कर लेते हैं प्रीलिम्स के लिए तो ये एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा आगे के लिए। फिर आपको जनवरी से लेकर जो मई तक का टाइम है, वहाँ आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आप मेंस के लिए तो पढ़ ही रहे हैं यहाँ पर। तो रिवीजन भी आपका कहीं ना कहीं हो रहा है, वो भी आपको यहाँ काम आ जाएगा। और आप PYQ सारे सॉल्व कर चुके होंगे जब तक, कम से कम 2 से 3 बार, और आप अच्छा खासा एक उनके लिए अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप कर चुके होंगे सारे PYQ के लिए। और आपको UPSC की जो लैंग्वेज है उससे भी फैमिलियरिटी हो जाएगी, क्योंकि एग्ज़ाम में UPSC की लैंग्वेज और बुक की लैंग्वेज से बाहर निकलना और UPSC की लैंग्वेज को समझना ये बहुत ज़रूरी है। कि आपने क्या नोट्स पढ़े हैं वो मायने नहीं रखता, पर UPSC की लैंग्वेज जो है वो जिसने समझ ली क्वेश्चन पेपर के अंदर, वो काफ़ी अच्छा एडवांटेज लेता है उन लोगों के मुकाबले जिसने PYQ नहीं करे हैं या UPSC की लैंग्वेज नहीं समझता है। और करंट अफेयर आपको पढ़ना है। अगर आप अभी से करंट अफेयर पढ़ेंगे तो आपको लास्ट में करंट अफेयर को इंटीग्रेट करने में, उनको मैनेज करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये टिप्स हैं उन लोगों के लिए जो सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। और जो लोग बिगिनर्स हैं, अगर वो भी अपना सिलेबस वगैरह कंप्लीट कर लेते हैं और अच्छी खासी प्रिपरेशन कर लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं और सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, तो उनके लिए भी यही सब लागू होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और इसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो UPSC से रिलेटेड या किसी भी और UPSC से रिलेटेड, प्रीलिम्स से रिलेटेड, मेन से रिलेटेड या किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा हर एक सवाल का जवाब देने की, जो भी मुझे आता होगा। थैंक यू।